हेलो। फाइनेंशियल ईयर 2023 में इंडियन स्टॉक मार्केट्स ने कई सारे चैलेंजेस फेस किए, मानते हो या नहीं, लेकिन फिर भी इंडियन स्टॉक मार्केट ने इस तूफान को पार कर ही लिया और इसके लिए स्पेशल थैंक्स जाता है हमारे डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को, जैसे कि म्यूचुअल फंड हाउसेस। DIIs यानी कि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने पिछले एक साल में इंडियन मार्केट्स को काफी अच्छा सपोर्ट प्रोवाइड किया है। फाइनेंशियल ईयर 23 में DIIs ने 2.53 लाख करोड़ रुपीस वर्थ के शेयर्स बाय किए थे, जो कि फाइनेंशियल ईयर 22 के 2.21 लाख करोड़ रुपीस से भी ज्यादा है। वहीं दूसरी ओर FIIs ने फाइनेंशियल ईयर 23 में 40,413 करोड़ रुपीस और फाइनेंशियल ईयर 22 में 1.4 लाख करोड़ वर्थ ऑफ शेयर्स सेल किए हैं। वो कहते हैं ना, आखिर अपने तो अपने ही होते हैं। जस्ट किडिंग। पॉइंट पर आते हैं। आज मैं आपको 5 ऐसे स्टॉक्स बताऊंगी जिनमें DIIs ने लास्ट क्वार्टर में सबसे ज्यादा बाइंग की थी। इस लिस्ट में हमने वही कंपनीज को चुना है जिनके मार्केट कैपिटलाइजेशन 5,000 करोड़ रुपीस से ज्यादा है, पिछले 5 साल के सेल्स ग्रोथ CAGR 10% से ज्यादा है और ROE 15% से ज्यादा है। फिर हमें जो कंपनीज मिली, हमने उनमें से 5 ऐसी कंपनीज चुनी जिनमें DIIs ने सबसे ज्यादा स्टेक इंक्रीज किया है। इस वीडियो में हमने 3 जुलाई 2023 के मार्केट क्लोजिंग पे जो नंबर्स थे उनको कंसिडर किया है। जिस कंपनी में DIIs ने अपनी होल्डिंग सबसे ज्यादा इंक्रीज की है उसको हम आखिर में कवर करेंगे हमेशा की तरह। तो आइए शुरू करते हैं आज की लिस्ट। फर्स्ट है यूनो मिंडा लिमिटेड। यूनो मिंडा लिमिटेड पहले मिंडा इंडस्ट्रीज के नाम से जानी जाती थी। ये यूनो मिंडा ग्रुप की फ्लैगशिप कंपनी है। यूनो मिंडा इंडिया की वन ऑफ द मोस्ट डाइवर्सिफाइड ऑटो कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर्स में से एक है। आज कंपनी का बिजनेस ऑटोमोटिव स्विचेस, लाइटिंग, अकूस्टिक्स, अलॉय व्हील एंड डाई कास्टिंग, सीटिंग्स एटसेट्रा के सेगमेंट्स में फैला हुआ है। यूनो मिंडा में DIIs ने मार्च 2023 क्वार्टर में अपना स्टेक 2.64% से इंक्रीज किया है। कंपनी की एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि आज वो अपने ऑलमोस्ट सारे बिजनेस सेगमेंट्स में लीडरशिप पोजीशन होल्ड करते हैं। 2 व्हीलर और 4 व्हीलर के स्विचिंग सिस्टम बिजनेस में यूनो मिंडा लार्जेस्ट प्लेयर है। इसके लिए उनके पास 11 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं। हॉर्न्स के बिजनेस में यूनो मिंडा इंडिया में तो फर्स्ट नंबर पे है, लेकिन ग्लोबली भी सेकंड पोजीशन पे है। इस सेगमेंट के लिए कंपनी के पास 6 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं। ऑटोमोटिव लाइटिंग बिजनेस में कंपनी इंडिया में 3rd पोजीशन पे है, जिनमें इनके पास 8 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं। इसके अलावा यूनो मिंडा पैसेंजर व्हीकल्स के अलॉय व्हील सेगमेंट में भी मार्केट लीडर है और उसकी डिमांड को केटर करने के लिए कंपनी के पास 6 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं। और अगर बात करें कमर्शियल व्हीकल्स बिजनेस और 2 व्हीलर्स के सीट्स की, तो कंपनी उसमें भी इंडिया की नंबर 1 प्लेयर है विद ओवर 10 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स। फाइनेंशियल ईयर 23 की बात करें तो कंपनी के 29% रेवेन्यूज उनके स्विचिंग के बिजनेस से आए थे, 23% लाइटिंग बिजनेस से, 19% व्हील कास्टिंग बिजनेस से, 7% अकूस्टिक से और 9% व्हीकल सीटिंग बिजनेस से। इतने डाइवर्सिफाइड बिजनेस सेगमेंट्स होने के साथ साथ ऑलमोस्ट सभी में लीडरशिप पोजीशन होना यूनो मिंडा के ऊपर से सेगमेंट वाइज, कस्टमर वाइज या प्रोडक्ट वाइज कॉन्सेंट्रेशन रिस्क रिड्यूस कर देता है। हालांकि यूनो मिंडा के बिजनेस में से जुड़ी एक इनहेरेंट रिस्क है इंडियन ऑटो सेक्टर की साइक्लिकलिटी। फाइनेंशियल ईयर 23 में कंपनी के टोटल रेवेन्यूज में से 83% डोमेस्टिक मार्केट से आए हैं और इसलिए ऑटो सेक्टर की इनहेरेंट साइक्लिकलिटी कंपनी के अर्निंग्स पे भारी दबाव डाल सकती है। मैंने पहले कई वीडियोस में भी इस बात को हाईलाइट किया था कि कैसे रशिया यूक्रेन वॉर के कारण इनपुट कॉस्ट राइज हुए, कंबाइंड विद द शॉर्टेज ऑफ सेमीकंडक्टर चिप्स, जिसने पूरी ऑटोमोटिव इंडस्ट्री वैल्यू चेन को नेगेटिवली इम्पैक्ट किया था। इस तरह के इवेंट्स कंपनी के लिए एक बड़ा रिस्क साबित हो सकते हैं। चलिए अब कंपनी के कुछ की फाइनेंशियल्स की तरफ नजर डालते हैं और उन्हें उसके पीयर्स के साथ कंपेयर करते हैं। वैल्यूएशंस की बात करें तो एक तरफ जहां यूनो मिंडा 50.07 के प्रीमियम PE पर ट्रेड हो रहा है, वहीं ल्यूमैक्स ऑटो टेक्नोलॉजीज 24.47 के PE पर और फीएम इंडस्ट्रीज सिर्फ 16.64 के PE पर ट्रेड हो रहा है। हालांकि सेल्स ग्रोथ टर्म्स में यूनो मिंडा ने दोनों ही पेयर्स को आउट परफॉर्म किया है। रिटर्न्स की बात करें तो पिछले एक साल में जहां ल्यूमैक्स ऑटो टेक्नोलॉजीज ने 93.99% रिटर्न्स दिए हैं, वहीं दूसरी तरफ यूनो मिंडा ने 20.79% रिटर्न्स और फीएम इंडस्ट्रीज ने 31.24% रिटर्न्स दिए। हालांकि 5 साल के पीरियड में यूनो मिंडा ने दोनों पेयर्स को बीट किया है। हमारी अगली कंपनी को हम एक तरह से इंडिया में स्मार्टफोन एक्सपोर्ट्स का सब्स्टिट्यूट कह सकते हैं।
यस, नेक्स्ट कंपनी है डिक्सन टेक्नोलॉजीज इंडिया लिमिटेड। डिक्सन टेक्नोलॉजीज इंडिया की वन ऑफ द लार्जेस्ट होम ग्रोन डिजाइन फोकस्ड इलेक्ट्रॉनिक सॉल्यूशंस प्रोवाइडर है। कंपनी मोबाइल फोन्स, होम अप्लायंसेस, सीसीटीवी, मेडिकल इक्विपमेंट, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स और लाइटिंग्स की मैन्युफैक्चरिंग में इन्वॉल्व है। साथ ही साथ वो सेट टॉप बॉक्सेस, स्मार्टफोन्स और एलईडी टीवी पैनल्स के रिपेयर और रिफर्बिशमेंट में भी इन्वॉल्व है। डिक्सन टेक्नोलॉजीज में डीआईआईज ने मार्च 2023 क्वार्टर में अपना स्टेक 4.84% से इंक्रीज किया है। डिक्सन के पास नोएडा, देहरादून और तिरुपति जैसी सिटीज में कई मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज अवेलेबल हैं। कंपनी फिलहाल 2 बिजनेस मॉडल्स पे ऑपरेट करती है। एक है ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर यानी कि OEM मॉडल और दूसरा है ओरिजिनल डिजाइनिंग मैन्युफैक्चर यानी कि ODM मॉडल। OEM मॉडल में डिक्सन कस्टमर्स के स्पेसिफिकेशंस के मुताबिक प्रोडक्ट्स को असेंबल करती है और ODM मॉडल में वो प्रोडक्ट के डिजाइन से लेके R&D और मैन्युफैक्चरिंग सब कुछ इन हाउस करते हैं। कंपनी ने इस साल यानी कि फाइनेंशियल ईयर 23 में अपने ऑपरेशन से 726 करोड़ का कैश जनरेट किया है और इसका मेन रीजन है उनकी टीम कैश कन्वर्जन साइकिल और वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट पे स्ट्रॉन्ग फोकस करती है। आप जान के हैरान रह जाएंगे कि इस पीरियड में कंपनी के वर्किंग कैपिटल डेज -2 यानी कि -2 थे। नेगेटिव वर्किंग कैपिटल साइकिल से आप ये समझ सकते हैं कि एक बिजनेस को जितने टाइम में अपने बिल्स और पेमेंट्स फुलफिल करने हैं उससे कम टाइम में वो अपने कस्टमर से कैश कलेक्ट कर पा रहा है। अब इससे कंपनी को फायदा ये हुआ है कि कंपनी ने इसी में से अपने 450 करोड़ का कैपेक्स फंड किया है और साथ ही साथ अपना ग्रॉस डेट भी 275 करोड़ से रिड्यूस किया। हालांकि कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स बिजनेस में सेलिंग प्राइस पे हमेशा ही प्रेशर बना रहता है। कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स में उनके Q4 में एवरेज सेलिंग प्राइस जहां 11,700 के आसपास था, वहीं लास्ट ईयर Q4 में ये 14,000 के करीब था। इनफैक्ट फाइनेंशियल ईयर 23 में ये वैल्यू 11,500 के करीब रही है, जो कि फाइनेंशियल ईयर 22 में 16,400 पे था। चलिए अब कंपनी के फाइनेंशियल्स देखते हैं और उन्हें उनके पीयर सिरमा SGS टेक्नोलॉजी से कंपेयर करते हैं। वैल्यूएशंस की बात करें तो एक तरफ जहां डिक्सन टेक्नोलॉजीज 100 के प्रीमियम PE पर ट्रेड हो रहा है, वहीं सिरमा SGS टेक्नोलॉजी 65.88 के PE पर ट्रेड हो रहा है। डेट टू इक्विटी रेशियो दोनों ही कंपनीज का मैनेजेबल है। ROE की बात करें तो डिक्सन टेक्नोलॉजीज 22.36 के ROE के साथ सिरमा को बड़े मार्जिन से बीट कर रहा है, जो कि उनकी ऑपरेटिंग एफिशिएंसी को रिफ्लेक्ट करता है। नेक्स्ट कंपनी है कोफॉर्ज लिमिटेड। कोफॉर्ज एक IT सेक्टर कंपनी है जो अपने क्लाइंट्स को एंड टू एंड सॉफ्टवेयर सर्विसेज प्रोवाइड करती है। ये पहले NIIT टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के नाम से जानी जाती थी। फिर NIIT के प्रमोटर्स ने अपने सॉफ्टवेयर सर्विसेज को अपने लर्निंग एंड नॉलेज सॉल्यूशंस के बिजनेस से अलग करके एक सेपरेट लीगल एंटिटी क्रिएट की और इस तरह अप्रैल 2003 में कोफॉर्ज एस्टैब्लिश हुई। कोफॉर्ज के पास आज प्रोमिनेंट ग्लोबल क्लाइंट्स हैं जैसे कि ब्रिटिश एयरवेज, द ING ग्रुप, SEI इन्वेस्टमेंट्स कंपनी और सेवा कॉर्पोरेशन। कोफॉर्ज ने US, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, UK, जर्मनी और थाईलैंड में भी अपनी सब्सिडरीज ओपन की हुई हैं। कंपनी के रेवेन्यू ब्रेकअप की बात करें तो बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर से कंपनी 31% रेवेन्यूज जनरेट करती है, इंश्योरेंस सेक्टर से 23%, TTH यानी कि ट्रैवल ट्रांसपोर्ट और हॉस्पिटैलिटी से 19% और बाकी सेगमेंट से 28%। कोफॉर्ज में DIIs ने मार्च 2023 क्वार्टर में अपना स्टेक 5.47% से इंक्रीज किया है। कोफॉर्ज की एक इम्प्रेसिव बात यह है कि साल दर साल कंपनी अपना बिजनेस एक्सपैंड कर रही है और नए क्लाइंट्स ऐड कर रही है। फाइनेंशियल ईयर 23 में कोफॉर्ज ने 44 नए क्लाइंट्स ऐड किए और $1,265 मिलियन के नए ऑर्डर्स भी बुक किए हैं। पिछले 6 साल में कंपनी ने वैल्यू टर्म्स में 18.5% CAGR से अपने फ्रेश ऑर्डर्स इंक्रीज किए हैं। सेकेंडली, कोफॉर्ज ग्रेजुअली टॉप क्लाइंट से अपना रेवेन्यू कॉन्सेंट्रेशन भी रिड्यूस कर रही है, फ्रॉम अराउंड 45.3% इन फाइनेंशियल ईयर 17 टू 35.5% इन फाइनेंशियल ईयर 23। लेकिन क्या हमेशा कोफॉर्ज स्ट्रॉन्ग ग्रोथ को सस्टेन कर पाएगी? जैसे मैंने आपको पहले बताया था, कंपनी BFS सेगमेंट से अपने 31% रेवेन्यूज अर्न करती है और फाइनेंशियल ईयर 23 में कोफॉर्ज के लिए BFS सेगमेंट 47% से ग्रो हुआ है।
मगर मैनेजमेंट का मानना है कि ग्लोबली बैंक्स पर बन रहे कॉस्ट प्रेशर्स और इकोनॉमिक हेडविंड्स के चलते इस ग्रोथ में स्लो डाउन देखने को मिल सकता है। चलिए अब जरा कोफॉर्ज के फाइनेंशियल स्कोर्स के पीयर परसिस्टेंट सिस्टम्स के साथ कंपेयर करते हैं। वैल्यूएशंस के मामले में दोनों ही कंपनीज सिमिलर पीई पे ट्रेड कर रही हैं। इनफैक्ट दोनों ही कंपनीज के सेल्स ग्रोथ और आरओई भी ऑलमोस्ट सिमिलर हैं। मगर हाँ, स्टॉक मार्केट रिटर्न्स के मामले में परसिस्टेंट सिस्टम्स ने बेटर परफॉर्म किया है। आईटी सेक्टर कंपनीज के लिए 2 की मेट्रिक्स होते हैं, एट्रिशन रेट और डीएसओ यानी कि डे सेल्स आउटस्टैंडिंग। अब इनका क्या मतलब होता है ये आपको मैं नहीं, आप खुद बताएंगे। इस वीडियो के बाद आप जाके गूगल पे सर्च करिए, पढ़िए और फिर कमेंट्स में हमें सही एक्सप्लेनेशन बताइए ताकि हम कमेंट सेक्शन में भी एक दूसरे से सीख सके। ब्रॉडली मैं आपको बता दूं कि एट्रिशन रेट और डीएसओ दोनों ही जितने कम हो उतना अच्छा माना जाता है। हमारी लिस्ट में अगली कंपनी है सोना बीएलडब्ल्यू प्रिसिशन फोर्जिंग्स लिमिटेड। ये एक ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी कंपनी है जो मेनली ऑटोमोटिव सिस्टम्स और उनके कंपोनेंट्स के बिजनेस में इन्वॉल्व है। बेसिकली कंपनी अक्रॉस व्हीकल कैटेगरीज अलग अलग टाइप्स ऑफ असेंबलीज, गैस, कन्वेंशनल और माइक्रो हाइब्रिड मोटर्स की डिजाइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाई में इन्वॉल्व है। सिमिलरली वो बेल्ट स्टार्टर जनरेटर या बीएसजी सिस्टम और इलेक्ट्रिक व्हीकल ट्रैक्शन मोटर्स के बिजनेस में भी एंगेज्ड है। सोना बीएलडब्ल्यू प्रिसिशन फोर्जिंग्स में डीआईआईएस ने मार्च 2023 क्वार्टर में अपना स्टेक 6.91% से इंक्रीज किया है। सोना बीएलडब्ल्यू को हमने कुछ दिनों पहले ही हमारे एफआईआई वाले वीडियो में इन डिटेल कवर किया था, तो आप उस वीडियो में जाके सोना बीएलडब्ल्यू का एनालिसिस चेक कर सकते हैं। एफआईआई वीडियो की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। चलिए अब बात करते हैं आज की लास्ट कंपनी की, जिसका नाम है किर्लोस्कर ऑयल इंजन्स लिमिटेड। ये कंपनी किर्लोस्कर ग्रुप की फ्लैगशिप कंपनीज में से एक है। कंपनी डीजल इंजन्स और डीजल जनरेटर सेट्स की मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस में इन्वॉल्व है। कंपनी डीजल, पेट्रोल एंड केरोसिन वेस्ट पंप सेट्स भी बनाती है। किर्लोस्कर ऑयल में डीआईआईएस ने मार्च 2023 क्वार्टर में अपना स्टेक 13.29% से इंक्रीज किया है। बात करें किर्लोस्कर ऑयल के बिजनेस के स्केल की, तो कंपनी वर्ल्ड की वन ऑफ द लार्जेस्ट जेनसेट मैन्युफैक्चरर्स हैं। जेनसेट यानी कि इलेक्ट्रिक पावर जनरेटर्स। इसके अलावा कंपनी ने 2017 में लागज्जर मशीनरीज प्राइवेट लिमिटेड में मेजॉरिटी स्टेक एक्वायर करके इलेक्ट्रिक पंप मार्केट में एंट्री ली थी। 2022 में किर्लोस्कर ऑयल ने एलजीएम में रिमेनिंग स्टेक भी एक्वायर कर लिया था। किर्लोस्कर के बिजनेस को लागज्जर मशीनरीज ने अच्छा सपोर्ट प्रोवाइड किया है। फाइनेंशियल ईयर 23 में एलजीएम ने अपने हाईएस्ट एवर एक्सपोर्ट सेल्स का माइलस्टोन अचीव किया था और रिसेंटली ही इन्होंने गुजरात इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के साथ अपने नए प्लांट के लिए 145 करोड़ रुपीस का एमओयू साइन किया है, जो कंसोलिडेटेड लेवल पे किर्लोस्कर ऑयल इंजन्स के लिए एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है। कंपनी अपने 2x3y स्ट्रैटेजी के तहत फाइनेंशियल ईयर 22 से फाइनेंशियल ईयर 25 के बीच अपनी सेल्स को डबल करना चाहती है, फ्रॉम 3,250 करोड़ टू 6,500 करोड़। साथ ही वो अपने एबिटा मार्जिन्स को भी 8.4% से बढ़ा के डबल डिजिट्स में ले जाना चाहते हैं। इसके लिए किर्लोस्कर ऑयल लगातार ग्रोथ और मार्केट शेयर गेन्स की अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करती जा रही है। कंपनी ने अपना फोकस एक्सपोर्ट मार्केट पर भी रीअलाइन करना शुरू कर दिया है, विद 50% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ इन एक्सपोर्ट्स इन फाइनेंशियल ईयर 23। लेकिन किर्लोस्कर ऑयल के लिए एक मॉनिटरेबल एस्पेक्ट है उनकी एंड यूजर इंडस्ट्री की साइक्लिकलिटी से एक्सपोजर। कंपनी के प्रोडक्ट प्रोफाइल के नेचर की वजह से उनके ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स हमेशा उनके एंड यूजर्स के कैपिटल एक्सपेंडिचर या कैपेक्स से लिंक्ड रहते हैं। इसके अलावा अगर आप कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी देखते हैं तो उनके प्रॉफिट्स ईयर ऑन ईयर बेसिस पर फ्लैटिश रहे हैं, बल्कि थोड़े बहुत कम ही हुए हैं। लेकिन ये दरअसल इसलिए है क्योंकि कंपनी ने अपने ओवरड्यू रिसीवेबल्स के लिए 28.1 करोड़ का वन टाइम प्रोविजन किया है। चलिए अब जरा कंपनी के फाइनेंशियल्स को उसके पीयर्स कमिंस इंडिया के साथ कंपेयर करते हैं। वैल्यूएशन के टर्म्स में किर्लोस्कर ऑयल रिलेटिवली अंडर वैल्यूड नजर आ रही है। हालांकि किर्लोस्कर ऑयल का डेट टू इक्विटी रेशियो कमिंस इंडिया के अगेंस्ट काफी ज्यादा है एट 1.41 टाइम्स। इनफैक्ट 22.32% के आरओई के साथ कमिंस इंडिया प्रॉफिटेबिलिटी के टर्म्स में किर्लोस्कर ऑयल से बेटर परफॉर्म कर रही है। और फाइनली 1 ईयर में जहां किर्लोस्कर ऑयल ने बेटर रिटर्न्स दिए हैं, लास्ट 5 ईयर्स में कमिंस इंडिया का रिटर्न CAGR कहीं बेहतर है।
आज के वीडियो के लिए इतना ही। इनमें से कौन सी कंपनी आपके पोर्टफोलियो में है और आपको इन कंपनीज ने कितने % रिटर्न्स बना के दिए हैं, हमें कमेंट्स में बताइए। हम आपको याद दिला दें कि ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है और किसी भी तरह की कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। मार्केट के बारे में लेटेस्ट अपडेट्स के लिए ग्रो के चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.